Welcome back, students. Let's go ahead. Now we have to learn about nutrient cycles. ऊपर देख सकते हो nutrient cycle. Nutrient cycles are also called biogeochemical cycles. Okay, biogeochemical cycles. देखो न्यूट्रिएंट साइकिल होता क्या है. और जैसे देखो हम लोग एटमॉस्फेयर से कुछ गैसेस वगैरह एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लैंड से थ्रू वाटर कुछ मिनरल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं. मोस्टली प्लांट ही ये करते हैं. फिर उसको एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं. फिर प्लांट से वो एनिमल वगैरह में ट्रांसफ़र होता है. अगेन व्हेन एवरीथिंग इज़ डेड वो वापस रिटर्न हो जाता है. अर्थ को रिटर्न हो जाता है. एटमॉस्फेयर को भी हम रिटर्न कर दें इन द फॉर्म ऑफ रेस्पायरेशन. CO2 रिलीज़ करते हैं. तो एक तरीके का क्या चल रहा है, साइकिल चल रहा है. मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज हैपनिंग, एक्सचेंज इज हैपनिंग. सो दिस एक्सचेंज और सर्कुलेशन ऑफ बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स को बायोजेनेटिक ही बोलते हैं, बायोलॉजिकल ओरिजिन के होते हैं. जेनेटिक मतलब ओरिजिन, बायो मीन्स लिविंग. तो बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज और सर्कुलेशन, मूवमेंट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर या इकोसिस्टम. ये जो एक्सचेंज होता है उसे ही बोलते हैं साइकिलिंग. एक साइकिल में चल रहा है, हमने लिया वापस उसे रिटर्न किया. ठीक है. सो दिस इज़ बायोजियोकेमिकल साइकिल. अब मोस्टली हम किस तरह के न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करते हैं. कुछ ऐसे चीज़ों का एक्सचेंज ज़्यादा करते हैं जो एसेंशियल होता है. एसेंशियल मीन्स द वन विच वी कैन नॉट सिंथेसाइज इनसाइड आवर बॉडी. उसकी रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा होती है क्योंकि हमारी बॉडी नहीं बना सकती. नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी में थोड़े बहुत बन जाते हैं खुद से ही इन एडिक्वेट अमाउंट. ठीक है. तो दे आर मोस्टली इनऑर्गेनिक मिनरल्स, जिन्हें एलिमेंट्स भी आप बोल सकते हैं, और द कंपाउंड्स इन द गैसियस फॉर्म वगैरह. तो इनकी साइकिलिंग चलती रहती है. तो दे आर मोस्टली एसेंशियल्स. चैप्टर के स्टार्ट में मैंने एक टर्म यूज़ किया था, स्टैंडिंग स्टेट एंड स्टैंडिंग क्रॉप. स्टैंडिंग क्रॉप क्या था, टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर प्रेजेंट एट ए पार्टिकुलर टाइम इन अ इकोसिस्टम. उसी तरीके से ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं इनका टोटल अमाउंट मीन्स अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट एट एनी टाइम पर यूनिट एरिया इन द मीडियम. और मीडियम यहाँ पर क्या है, इकोसिस्टम, इज कॉल्ड स्टैंडिंग स्टेट. ठीक है. चाहे वो ये अब ये एलिमेंट के फॉर्म में भी हो सकते हैं, राइट. जैसे कार्बन का साइकिल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. कंपाउंड में भी हो सकता है, जैसे कि CO2 का साइकिल पढ़ेंगे हम, वाटर साइकिल पढ़ेंगे. फॉस्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है. ठीक है. कुछ ऐसे भी होते हैं, मेटल्स वगैरह भी होते हैं जैसे जिंक, मॉलिब्डेनम, कॉपर. इन सब की भी ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. तो ये न्यूट्रिएंट साइकिल एलिमेंट का भी हो सकता है, कंपाउंड का भी होता है. एट ए ब्रॉड स्केल इनको दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, गैसियस एंड सेडिमेंट्री. गैसियस जो एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं फ्री स्टेट में, उनका एक्सचेंज मेरे मतलब लिविंग और नॉन लिविंग जैसे एटमॉस्फेयर के बीच में होगा. सेडिमेंट्री, सेडिमेंट का मतलब क्या होता है, जो कहीं पे दबा हुआ है अर्थ वगैरह में. तो अर्थ के क्रस्ट वगैरह में या अर्थ के ऊपर लेयर वाले में, क्रस्ट ही अपर लेयर होता है लिथोस पर, तो उसमें मौजूद होते हैं. साइकिल दो तरीके होते हैं, गैसियस एंड सेडिमेंट्री. गैसियस वो जो एटमॉस्फेयर में होता है, सेडिमेंट्री जो अर्थ सरफेस पे होता है. ठीक है. अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनके दो सोर्स हैं. ठीक है. एक सोर्स तो हमने ये देख लिया कैसे, जहाँ पे मिलते हैं, गैसियस एंड सेडिमेंट्री, एटमॉस्फेयर में और अर्थ में. एक और तरीका होता है डिवाइड करने का, रिजर्वॉयर पूल और साइक्लिंग पूल. रिजर्वॉयर पूल और साइक्लिंग पूल. रिजर्वॉयर पूल वो होता है जहाँ पे सब्सटेंसेस जो होते हैं, सब्सटेंसेस मतलब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं एक्चुअली में प्रेजेंट होते हैं और वहाँ से वो साइक्लिंग पूल में ट्रांसफ़र होते हैं. जैसे कि फॉस्फेट वगैरह देखोगे कहाँ पे होता है, फॉस्फोरस वगैरह रॉक्स में होता है. ठीक है. फिर वहाँ से वो धीरे धीरे ड्यू टू एक्शन ऑफ एनवायरनमेंट लाइक टेम्परेचर, pH एंड ऑल दिस थिंग्स, वो रॉक के ऊपर उसका असर पड़ता है. रॉक टूटता है तो धीरे धीरे उससे फॉस्फोरस भी रिलीज़ होता है और रिलीज़ होकर वो अर्थ वगैरह में जाके मिल जाएगा. ठीक है. तो अर्थ को बोला जाता है क्या, साइक्लिंग पूल. तो मैंने बताया सब्सटेंस, ये दो तरीके के रिजर्वायर ये पूल होते हैं. कौन से, मतलब सोर्स. पूल मतलब सोर्स होता है. रिजर्वायर पूल जो एक्चुअल पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, जैसे फॉस्फोरस का माना एक्चुअल पॉइंट कहाँ है, रॉक में है, लेकिन रॉक से तो हम ले नहीं सकते. तो दूसरा पूल होता है साइक्लिंग पूल. सब्सटेंसेस जो होते हैं रिजर्वायर पूल से ट्रांसफ़र होते हैं साइक्लिंग पूल में. एक एग्जांपल मैंने फॉस्फोरस का दिया.
रॉक है, उसमें फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा होता है, बट रॉक कैन नॉट बी यूज टू एब्जॉर्ब फॉस्फोरस, प्लांट्स वगैरह नहीं कर सकते, दैट इज सॉलिड स्टेट। तो बट ड्यू टू द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर कंडीशंस, वाटर वगैरह जब होता है, बारिश वगैरह मतलब मॉइस्चर, पीएच, टेम्परेचर, इन सब के एक्शन के कारण रॉक टूटता है। रॉक टूटेगा तो सॉइल में कन्वर्ट होता है, और तो फॉस्फोरस भी सॉइल में मिक्स हो गया। अब उससे मैं निकाल सकता हूँ, उससे निकाल सकता हूँ मतलब प्लांट वगैरह एब्जॉर्ब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर वगैरह। तो अब अर्थ को क्या बोलेंगे, साइक्लिंग पूल बोलेंगे। ठीक है, तो साइक्लिंग पूल को कैसे डिफाइन करोगे, एक ऐसा पूल, एक ऐसा रिजर्वयर विच कैन बी एम्प्टीड एंड फिल्ड अगेन, जिसको हम खाली करते हैं वापस फिल कर देते हैं। फिल कैसे होता है, वही डिकम्पोजिशन वगैरह होता है तो वापस फॉस्फोरस अर्थ को रिटर्न हो जाता है। ठीक है, तो रिजर्वयर पूल क्या था, substances which are the actual source, or the pool which is the actual source of mineral, and cycling pool which is the secondary pool, जहाँ पे materials from the reservoir pool to cycling pool ट्रांसफ़र होते हैं। और बेसिकली कैसे डिफाइन करो, cycling pool is the pool or the source from which minerals are being emptied and filled repeatedly, उसको हम empty करते हैं, खाली करते हैं, वापस fill कर देते हैं ड्यू टू एक्सचेंज बिटवीन बायोटिक एंड एम्बायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, गैसियस साइकिल्स तो मैंने बताया कैसे हो सकते हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, ये सब होते हैं। CO2 का भी साइकिल देखते हैं, सल्फ़र का भी चलता है। फिर सेडिमेंट्री साइकिल जो अर्थ क्रस्ट में मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे फॉस्फोरस का देखा हमने, सल्फ़र भी आएगा। सल्फ़र एक्चुअली दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैसियस फॉर्म में भी होता है और सेडिमेंट्री फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो और इसमें से कौन सा साइकिल सबसे तेज़ चलेगा, ऑफ कोर्स गैसियस चलेगा, क्योंकि इजी टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज होता है। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट साइकिल जो होता है कोई भी, उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला, इनपुट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वो सोर्स जो इनपुट देगा। ठीक है, कैसे हमें मिलता है, मतलब इनपुट्स, जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम बोल रहे हैं कि बायोटिक और एबायोटिक के बीच में एक्सचेंज हो जाता है, तो बायोटिक फैक्टर्स है, उसको एबायोटिक सोर्स से कैसे मिलेगा, अलग अलग तरीके होते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, इनपुट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इनपुट कहाँ कहाँ से मिलेगा हमको। ठीक है, इनपुट के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि वेट डिपोजिशन, वेट डिपोजिशन मतलब गिरना है, वेट डिपोजिशन मतलब पानी मतलब रेनफॉल, वेट डिपोजिशन, ड्राई डिपोजिशन डस्ट फॉल, सूखे फॉल में गिरना, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो ये इनपुट के कुछ तरीके हुए, वेट डिपोजिशन, ड्राई डिपोजिशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स मीन्स रॉक्स का टूटना। दूसरा होता है आउटपुट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब इकोसिस्टम जो है कैसे उसको लूज़ करता है। ठीक है, कैसे लूज़ करता है, जैसे कि सॉयल एरोजन हुआ, डीनाइट्रिफिकेशन हुआ तो वापस रिटर्न हो जाता है, सॉयल एरोजन से फिर इधर उधर चला जाता है, फॉलिंग ऑफ ट्रीज़ और डाइंग ऑफ एनिमल्स, ये सब हुआ तो क्या हुआ, सब कुछ ज़मीन पे गिरेगा, वापस कन्वर्ट हो जाएगा तो आउटपुट मिल गया उसे। ठीक है, एंड थर्ड इज़ इंटरनल न्यूट्रिएंट साइकिल, और थर्ड होता है इंटरनल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब इसको समझो कैसे होता है, जैसे सॉयल है, सॉयल से हम लोग न्यूट्रिएंट प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो अंदर क्या हो गया, सॉयल में उस चीज़ की कमी हो गई। ठीक है, तो अब जब कमी हो गई तो वो फिर वापस रिटर्न होना चाहिए। कैसे रिटर्न होता है, तो प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, प्लांट को फिर कंज्यूमर्स खाते हैं तो वो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर क्या होता है, रिसाइकलिंग हो जाती है। जैसे जैसे प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स वगैरह डेड होते हैं, जैसे कि लीफ गिरता है, ड्राई ट्विग्स गिरते हैं, एनिमल का फीकल मैटर होता है, वेस्ट मटेरियल कुछ भी होता है, या फिर एनिमल ही मर गया। ठीक है, तो वापस वो ज़मीन पे आता है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर्स, वापस वो सॉइल को रिटर्न हो जाता है। मेराइन इकोसिस्टम में भी वही चीज़ होता है। ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम में जाओगे तो वहाँ पे ये चीज़ होता है। तो न्यूट्रिएंट साइकिल के 3 चीज़ें होते हैं, एक तो इनपुट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दूसरा आउटपुट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तीसरा इंटरनल न्यूट्रिएंट साइकिल। अब 2-3 चीज़ें आपको पढ़नी है, जैसे कि कार्बन का साइकिल, फॉस्फोरस का साइकिल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको मतलब सिलेबस ये बताता है। नाइट्रोजन साइकिल वगैरह भी है, तो वो सब खुद से भी आप देख सकते हो, ऐसा कुछ ये नहीं है, आप कोई भी साइकिल खुद से देख सकते हो, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है आप। ठीक है, पहला हम देखेंगे कार्बन, कार्बन का साइक्लिंग कैसे होता है। तो कार्बन का इनपुट क्या होगा,
एटमॉस्फेयर होता है, CO2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है कार्बन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हमने केमिस्ट्री में लास्ट ईयर पढ़ा था, एक अलग से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा जाता है, या इस साल भी हम पढ़ने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? कार्बन कंपाउंड्स, क्योंकि कार्बन एक ऐसा कंपोनेंट है जो दुनिया के किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है, बी इट कार्बोहाइड्रेट, लिपिड मतलब फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड मतलब DNA RNA, एंजाइम, हार्मोन, या फिर आपके घर में जितने भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, टेबल हो, इनफैक्ट द पेन विच यू आर राइटिंग, पेपर विच यू आर राइटिंग, ठीक है, बल्ब हुआ, यूटेंसिल्स विच यू आर यूजिंग टू कुक, कुछ भी कोई भी चीज़ आपको दिमाग में आए, दुनिया का ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कार्बन का नहीं बना हुआ है। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन, ये ज़रूरी हो जाता है। क्या क्या सोर्स हो सकते हैं? पहला सोर्स तो एयर हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा? पानी के अंदर जो CO2 डिजॉल्व रहता है, क्योंकि गैस के फॉर्म में है, दुनिया में चारों बगल पानी भी है, तो वो भी रिएक्ट करते रहते हैं, तो पानी के अंदर कुछ एसिड फॉर्म में मौजूद होता है। क्यों? CO2 और H2O कंबाइन करके क्या बनाते हैं? H2CO3। जैसे बारिश भी होती है तो रेन जो होता है गिरता है एटमॉस्फेयर में, CO2 से बना कंबाइन करके H2CO3 बनाता है, तो एसिड रेन हम बोलते हैं, राइट। फॉसिल फ्यूल्स होते हैं तीसरा, जैसे कि पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, इन सबको जब हम बर्न करते हैं तो वो भी रिलीज़ करता है क्या? कार्बन। और एक रॉक्स वगैरह में होता है, ग्रेफाइट, डायमंड, इन सब के फॉर्म में। तो ये सब सोर्स हो गए कार्बन के, ठीक है। अब कार्बन कंटेंट कितना चीज़ है? एक तो आपने एटमॉस्फेयर में पढ़ रखा है, कितना होता है? 0.03% होता है, ठीक है। अब अर्थ के सरफेस में भी हम बोल रहे हैं, तो अर्थ के सरफेस में जनरली ऐसा माना गया, एक एस्टिमेट है कि 2.5 to 3 × 10⁻21 kg कार्बन मौजूद है, किस पे? लिथोस्फीयर में, मतलब अर्थ के सरफेस में, ठीक है। लेकिन वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है। कार्बन जनरली क्या है? रॉक्स वगैरह में है, डायमंड, ग्रेफाइट, इन सब के फॉर्म में मौजूद होता है, तो उसको ईजिली पिक नहीं किया जा सकता। लेकिन जो वाटर में मौजूद है, H2CO3 के फॉर्म में या CO2 के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मौजूद है, उसमें वो ज़्यादा मौजूद हो, ये ईजिली वो लिया जा सकता है क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। अब कैसे वो एंटर करता है, ठीक है। आप एक साइकिल यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे देखो CO2 एटमॉस्फेयर को ही ज़्यादा माना गया है, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया सेडिमेंट्री फॉर्म में जो होता है, मतलब अर्थ के सरफेस, उसको पिक करना बहुत मुश्किल। तो CO2 क्या है? सबसे पहले एटमॉस्फेयर में, साइड में देखो सबसे एक्सट्रीम में, सबसे पहले क्या होता है? उसका यूज कौन करेंगे? प्लांट्स करेंगे, चाहे वो एक्वेटिक फूड चेन हो या टेरेस्ट्रियल हो, ठीक है। प्लांट उसको एब्जॉर्ब करेंगे, उससे अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे, किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। अब वो फिर प्लांट्स को कौन खाएगा? एनिमल्स खाएंगे, ठीक है। अब चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों रेस्पिरेशन प्रोसेस में O2 यूज़ करते हैं और CO2 रिलीज़ करते हैं। तो आप देखोगे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से CO2 वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रहा है। फिर कोल, ऑयल मतलब पेट्रोलियम वगैरह, फॉसिल फ्यूल, कुछ भी हम जलाते हैं तो उससे भी कार्बन रिलीज़ होता है, वो भी वापस रिटर्न होता है। तो आप देख रहे हो CO2 को एब्जॉर्ब किया किसने? प्लांट्स ने, चाहे वो अर्थ का हो या एक्वाटिक का हो, उसने उसको एब्जॉर्ब किया। फिर प्लांट से एनिमल्स वगैरह में भी ट्रांसफ़र होता है, फूड तो ट्रांसफ़र वही प्लांट से ही होता है किसी भी बेसिक इकोसिस्टम में। उसके बाद जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, चाहे वो प्लांट में हो या एनिमल में हो, O2 यूज़ करके वो क्या करता है? CO2 रिलीज़ करता है, ठीक है। तो वापस एटमॉस्फेयर में चला गया। उसी तरीके से जब हम फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, कोल कुछ भी जलाते हैं तो भी वापस वो क्या? CO2 के फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है। तो इस तरीके से ये साइकिल चल रहा है, बहुत इजी है, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है इस चीज़ को समझना। तो कैसे फूड चेन में वो एंटर किया? एंटर्स वाया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, देन इट इज़ ट्रांसफर टू हर्बीवोर्स, देन टू कार्निवोर्स, उसके बाद डिकम्पोजर्स को भी जाएगा जब डेड वगैरह होगी। तो डिकम्पोजर्स में भी क्या होते हैं? कुछ एरोबिक होते हैं, कुछ एनारोबिक होते हैं। जो एरोबिक होंगे वो भी CO2 रिलीज़ करेंगे, जो एनारोबिक होंगे वो CO2 रिलीज़ ये वो भी करते हैं, और कुछ वो ज़मीन के अंदर भी कार्बन को रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एंटर किया, मतलब यूज हुआ वो इकोसिस्टम में। किस तरीके से वापस रिलीज हुआ? पहला प्रोसेस हमने देखा रेस्पायरेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन ऑफ
ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह बाय डिकम्पोजर्स। तीसरा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स देखा, ठीक है। एक और होता है उसको वापस रिटर्न करने का, फॉरेस्ट फायर वगैरह हो जाए तो भी रिटर्न हो जाएगा। आप एक यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो लास्ट में आप देख रहे हो कैल्सरस सेडिमेंट्स। कैल्सरस सेडिमेंट्स का मतलब जैसे कि एक्वाटिक फूड ये सिस्टम में क्या होता है, जब CO2 एंटर कर गया तो उसमें बहुत सारे क्या मिलते हैं, ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जिनका ऊपर का लेयर क्या होता है, टफ होता है। जैसे आप स्नेल वगैरह पढ़े हो, उनके ऊपर शेल होता है। शेल किस चीज़ का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, उसे ही बोला जाता है कैल्सेरस। तो जब वो सब ऑर्गेनिज्म डेड होते हैं तो उनका जो हार्ड शेल वगैरह है वो भी सेडिमेंट के फॉर्म में, मतलब डिपोजिशन के फॉर्म में ज़मीन पर रह जाता है, राइट। तो वो भी धीरे धीरे क्या होगा, टूटेगा तो वापस रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो इस तरीके से वापस रिटर्न होता है। इनपुट के लिए फोटोसिंथेसिस था और वापस रिटर्न करने के लिए एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीज़ें हमने देख लिया, बर्निंग ऑफ फ्यूल, डिकम्पोजिशन, रेस्पायरेशन, ठीक है। तो ये सब मतलब वॉल्केनिक इरप्शंस भी होते हैं, वॉल्केनो वगैरह फटता है तो उससे भी गैस निकलता है, तो वो भी उसमें भी CO2 होता है, वो भी एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। अब जो कार्बन एटमॉस्फेयर में गया वो तो जनरली CO2 वगैरह में चला के गया, और जो अर्थ में जाता है वो जनरली किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोल में, ऑयल में, पेट्रोलियम वगैरह फॉर्म में। आपने पढ़ा है ना क्लास 10 में सोर्सेज ऑफ एनर्जी में, डेड ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स वगैरह जो कुछ भी ज़मीन के अंदर जाते हैं तो आफ्टर बिलियन ऑफ ईयर्स दे गेट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो वो भी फॉर्म में वो नीचे रहते हैं। तो आप देख रहे हो किस तरीके से एक्सचेंज हो रहा है, हाइड्रोस्फीयर में भी, लिथोस्फीयर में भी, एटमॉस्फेयर में भी, ठीक है। तो ये साइकिल कहलाता है कार्बन साइकिल, ठीक है। अब देखो कोई भी साइकिल नेचुरली क्या होता है, परफेक्टली बैलेंस्ड होता है, नेचर की चीज़ें अपने आप में रहता है। लेकिन कार्बन साइकिल जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। क्यों? दुनिया में अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटी इज़ इंक्रीजिंग, हम लोग प्लांट्स को तोड़ रहे हैं, ख़त्म कर, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वी आर यूजिंग मोर एंड मोर ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो इस एज ए रिज़ल्ट क्या हो रहा है, जितना हम एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हम रिलीज़ कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि एक साल में हम लोग 6 × 10⁻12 kg एक्स्ट्रा CO2 ऐड कर दे रहे हैं एटमॉस्फेयर में। मतलब मान लो हम जितना ले रहे हैं उससे 6 × 10⁻12 kg एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो गया। मान लो मैं आपसे 10 रुपये लूँ और 10 रुपये रिटर्न कर दूँ, तो नेचुरली वही होता है, बैलेंस्ड रहता है। एटमॉस्फेयर में भी वही चीज़ है, CO2 आपने रिलीज़ किया, साइकिल चल रहा है, और आपने यूज़ किया और रिलीज़ कर दिया, बैलेंस में है। लेकिन ह्यूमन की जो एक्टिविटी है, हम लोग बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, जंगलों काट रहे हैं, मतलब डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि CO2 यूज़ करते हैं प्लांट्स वगैरह ही फोटोसिंथेसिस में। अब प्लांट ही नहीं रहेंगे तो CO2 तो बढ़ता ही जाएगा, यूज़ करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो इट इज़ अज्यूम्ड कि हम लोग 6 × 10⁻12 kg एक्स्ट्रा कार्बन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब एक्स्ट्रा कार्बन एटमॉस्फेयर में जा रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, उसके कारण ग्लेशियर्स वगैरह आर्कटिक अंटार्कटिक वगैरह पे मेल्ट कर रहे हैं, और उससे वापस जो पानी वगैरह आ रहा है कहाँ, सी, रिवर्स, इन सब में जा रहा है, और सी का और ओशियंस का लेवल बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आ जाएगा लेवल बढ़ने के कारण कि कुछ सिटीज़ डूब जाएंगे, सिंक कर जाएंगे उसी में। तो दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम। Let me close this video, then after I'll teach you the phosphorus cycle and what are the ecosystem services। सर्विसेज में क्या है, सिंपल सा चीज़ है, वो हम बस ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे कि वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके, क्या क्या सुविधा देता है इकोसिस्टम, बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें आप खुद बता सकते हो। सो लेट्स क्लोज दिस, थैंक यू।